गुड मॉर्निंग एवरीवन। 22 ऑफ दिसंबर पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो करंट अफेयर्स हम कवर करने वाले हैं उसमें जो वेरियस टॉपिक्स है वो देखेंगे। अभी शुरुआत करते हैं एक कोटेशन के साथ और फिर टॉपिक्स को देखते हुए हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ेंगे। सो डोंट वरी अबाउट ट्राइंग अ फ्यू थिंग्स एंड मेकिंग मिस्टेक्स, स्पेशली इन द बिगिनिंग. It takes patience and time to set the right foundation. Don't rush it. Now, this is very important for your mains आंसर राइटिंग. सो देखिए, अगर आपने आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी है इट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन वहां पर आपको पेशेंस जो है वो भी रखनी पड़ेगी. इस चीज की जल्दी मत करिएगा कि मैं अच्छा आंसर क्यों नहीं लिख पा रहा हूं. बिलीव मी, स्टार्टिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स होने वाली हैं, आंसर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लिखा जाएगा, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे आप एक एक पॉइंट्स करके अपने आंसर के अंदर इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे कि पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, वो कितना लिखना होता है, देन बॉडी आपको कैसे लिखनी होती है, देन कंक्लूजन कैसे लिखना होता है, डायग्राम कहाँ बनाना होता है, कहाँ नहीं बनाना होता है. जब आपको ये सब चीजें समझ में आने लग जाएंगी देन डेफिनेटली इवेंचुअली जो आपका आंसर होगा वो धीरे धीरे इंप्रूव होता हुआ फाइनली एक यूपीएससी स्टैंडर्ड का आंसर बन जाएगा. सो स्टार्ट राइटिंग, डू नॉट वरी अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स. आपसे बहुत ज्यादा गलतियां शुरू में होने वाली हैं, बट दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अभी से ही गलतियां करना शुरू कर दीजिए. जितनी गलतियां करनी है जल्दी से जल्दी करके उसे खत्म करिए. उन मिस्टेक से सीख कर एक अच्छा आंसर जो है वो आप लिख पाएंगे. लेकिन अगर गलतियां ही नहीं करेंगे, सोचेंगे 6 महीने के बाद मैं लिखना शुरू करूंगा, तो वो गलतियां आप 6 महीने के बाद करेंगे. उससे बेटर यही है कि आप जो भी है लिखना आज से ही शुरू करें. अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस के आंसर लिखें, जितनी मिस्टेक्स करनी है करें और उन मिस्टेक से सीखने की कोशिश करें. और मैंने आपको यहाँ पे एक मेंस का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी दिया है, जहां पे आई कीप ऑन ऑब्जर्विंग कि काफी सारे लोग उस पर आंसर लिखते हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स जो दूसरे आपके फ्रेंड्स हैं, जो दूसरे एस्पिरेंट्स हैं, वो एक बहुत अच्छा फीडबैक भी उसके ऊपर देते हैं. सो यू कैन ऑल्सो सबमिट योर आंसर देयर. आप नेटमॉक यूपीएससी मेंस करके आप सर्च कर लीजिएगा, आपको ग्रुप मिल जाएगा. यू कैन ज्वाइन द लाइक माइंडेड पीपल. चलिए टॉपिक्स देख लेते हैं जो हम डिस्कस करने वाले. सो दीज आर द वेरियस टॉपिक्स, जो 10 एरियाज आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर. और आपका कोई भी डाउट होता है तो आप प्रिंस_लूथरा पे मुझे टेलीग्राम जरूर कर दीजिएगा. आज 3 बजे हमारा एक लेक्चर जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड जो प्रीलिम्स के एमसीक्यूज कर रहे हैं वो अनअकैडमी के ऊपर भी आएगा. तो आप इस पे जरूर इसको लाइव जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज हम यहाँ पर 25 क्वेश्चन जो है 1 से 1.5 घंटे में सोल्व करेंगे, लाइव सोल्व करेंगे. उसमें आपको पोलिंग करने का फीचर भी मिलेगा और यहाँ पे लीडर बोर्ड भी तैयार किया जाएगा. ये देखा जाएगा कि कट ऑफ से कितने मार्क्स किसके ऊपर आए हैं, किसके नीचे आए हैं, टॉप 10 पोजीशन में कौन आए. ये सब चीजें लाइव करी जाएंगी. आप भी अपना स्कोर देख सकते हैं और आप दूसरों का स्कोर भी देख सकते हैं कि टॉप 10 पोजीशन पे कौन है. तो काफी इंटरेस्टिंग लगेगा यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करने में. तो 3 बजे एक बार इस चीज को एक्सपीरियंस जरूर करिएगा. एंड उसके लिए आपको इस फ्री क्लास के लिए जो कोड डालना पड़ेगा PL10 कोड को जरूर यूज करिएगा. सो आप 3 बजे आए, सर्च करें मेरा नाम और वहां पर उसे फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे. और जब एंट्री के लिए आपसे पूछे तो आप PL10 कोड को जरूर डाल दीजिएगा. अनअकैडमी के वेरियस बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं. इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ द बैच है, वो 6 मंथ्स का बैच है, 2022 का है, 2023 का है, देन यू कैन अगेन यूज द PL10 कोड विच इज माई कोड, सो दैट आई विल बी एबल टू प्रोवाइड द मेंटरशिप. तो मेरी मेंटरशिप जो है आपके साथ रहने वाली है, इवन दो यू डोंट यूज द कोड, इवन देन भी रहने वाली है. तो इफ यू वांट टू सब्सक्राइब एनी ऑफ द कोर्सेज देयर तो आप PL10 कोड को यूज कर सकते हैं. चलिए नए मेंबर्स को वेलकम कर लेते हैं जिन्होंने रिसेंटली कोर्सेज को ज्वाइन किया. भरत, प्रियंका वर्मा, दीपांशु चावला एंड निकिन यार, ऑल द बेस्ट. आप अपने कोर्सेज को अच्छे से करें, एवरीडे बेसिस पे जो आपके असाइनमेंट्स है उसे जरूर कंप्लीट करें. चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और कोशिश करिएगा 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट करने की. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा महानदी रिवर सिस्टम को लेकर है. पूछा गया महानदी रिवर सिस्टम के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है. फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इट इज द 3rd लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. तो तीसरी सबसे बड़ी रिवर है ये अगर हम पेनिनसुलर इंडियन रिवर सिस्टम की बात करते हैं. इट राइजेस फ्रॉम वाटर स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर लोकेटेड इन सह्याद्री हिल रीजन. तो कहां से ये राइज करती है? महाबलेश्वर से, जो कि सह्याद्री हिल रीजन के अंदर लोकेट करता है. हो सकता है द मेन ब्रांचेस ऑफ द रिवर मीट द पे ऑफ बंगाल एट पारादीप एंड नुब्रा. तो यहाँ पे मेन ब्रांचेस जो है इस रिवर की वो कहां पे जाती है? वो बे ऑफ बंगाल में जाती है. और बे ऑफ बंगाल में कैसे और कहां मिलती है? पारादीप एंड नुआगढ़ के अंदर. सोचिए फिर डिस्कस करते हैं. चलिए देखिए न्यूज में क्यों था, यही देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. अब वैसे ज्योग्राफी की रिवर है, लेकिन रिवर तो हमारे यहाँ पे सैकड़ों हैं, लेकिन क्वेश्चन किस चीज पे आएगा यूपीएससी के अंदर, ये चीज डिसाइड करी जाती है करंट अफेयर्स के द्वारा. और क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर्स इस चीज से एक करंट न्यूज महानदी को लेकर थी, इसी वजह से क्वेश्चन बनाया गया. रिसेंटली एनजीटी ने एक हाई लेवल कमिटी जो है उसको बनाया है, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया है, क्योंकि ओडिशा की जो लार्जेस्ट रिवर है दैट इज द महानदी रिवर, इसका कुछ एरिया अराउंड 424 एकड़ एरिया जो है, ठीक है, ये जो फ्लड प्लेन जोन के अंदर आता था,
इसको रिक्लेम किया गया है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का काम यही था कि इस तरीके की एक्टिविटी ना हो, जहां पर फ्लड प्लेन दिया गया है वहां पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं नेचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और इसी वजह से ये हाई लेवल कमेटी जो है बनाने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज थी, महानदी रिवर इसी वजह से न्यूज में थी। सोर्स ऑफ ओरिजिन की बात करें तो इट राइजेस फ्रॉम अ प्लेस नियर सिहावा इन बस्तर हिल्स इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जो कि अमरकंटक के साउथ में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, साउथ ऑफ अमरकंटक में ये ओरिजिन करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी सह्याद्री हिल वाली, महाबलेश्वर वाली, ये इनकरेक्ट हो जाती है। लेकिन बताइए महाबलेश्वर से कौन सी रिवर निकलती है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मुझे। फिलहाल सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है, एंड यस इट इज द थर्ड लार्जेस्ट रिवर। एंड अगर हम थर्ड फैक्ट की बात करें, क्या ये बे ऑफ बंगाल में जाती है? यस, ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। और एक बार इसकी लोकेशन जो है वो देख लीजिए। सो पैरादीप के पास ये आपको बे ऑफ बंगाल में मिलती हुई दिखाई देगी। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आर्टिकल 356 को लेकर है। पूछा गया आर्टिकल 356 को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। एज पर दिस आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इफ एनी स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद डायरेक्शन गिवन बाय यूनियन। तो यूनियन अगर स्टेट को कोई डायरेक्शन देता है और स्टेट उसमें फेल हो जाता है उसको कंप्लाई करने के लिए, तो यहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है एज पर 356 में भी। In this, the state government is suspended and the central government directly administer the state through the office of the chief minister। तो इसमें क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली सस्पेंड हो जाती है और एडमिनिस्ट्रेशन किसके थ्रू करी जाती है? चीफ मिनिस्टर ऑफिस के थ्रू। सेंटर जो है पूरी की पूरी गवर्नमेंट को संभालता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। इसे स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। सोचिए फिर क्यों न्यूज में था ये आर्टिकल 356, इसको देखेंगे और हमारा आंसर क्या है उसको भी जानेंगे। चलिए, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था उस पर स्टे लगाया है, जिसमें बेसिकली जुडिशियल इंक्वायरी की बात करी गई थी कि जो वाईएस जगनमोहन रेड्डी की जो गवर्नमेंट है स्टेट के अंदर, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन मशीनरी का हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी कराई जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर एक स्टे लगा दिया है। सो दिस वॉज द न्यूज। और यहां पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इन क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट गई और वहां पर अपना रिप्रेजेंटेशन दिया एंड सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में अभी तक तो फैसला सुनाया। अब बात करते हैं आर्टिकल 356 की, क्योंकि इसी के बारे में बात हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी की बात हो रही थी। तो जो आपकी स्टेट इमरजेंसी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी होती है, प्रेसिडेंट रूल होता है, ये सभी जो टर्मिनोलॉजीज होती है इनको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। कैसे? देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन होता है तभी तो उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी, और ये कब होता है? ये होता है स्टेट के अंदर। ठीक है, तो अगर स्टेट यूनियन गवर्नमेंट के दी गई जो डायरेक्टिव्स होते हैं, जो ऑर्डर्स होते हैं, उनको कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो यूनियन जो है, यूनियन गवर्नमेंट कह सकती है कि स्टेट जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं कर रहा है, देयरफॉर देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। ठीक है, और उस केस के अंदर स्टेट इमरजेंसी दैट इज प्रेसिडेंट रूल जो होता है वो लगाया जा सकता है। ठीक है, तो एज पर आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज। तो यस, अगर इस तरीके से चीजें होती हैं तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, जिसे स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। तो इसको आप पीसीएस करके याद रखिएगा, प्रेसिडेंट रूल हो, कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी हो या फिर आपकी स्टेट इमरजेंसी हो, ये सभी एक ही बातें हैं। ठीक है, लेकिन अगर यूनियन गवर्नमेंट इस तरीके से इंपोजिशन करती है प्रेसिडेंट रूल का, तो कौन चलाएगा सरकार? तो इसके अंदर देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली एडमिनिस्टर करती है स्टेट को, और ये किया जाता है किससे? ऑफिस ऑफ गवर्नर के थ्रू। ठीक है, और ये एक ऐसा टाइम होता है जब गवर्नर का जो ऑफिस है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज स्टेट में आप कभी गवर्नर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सुनेंगे। इट इज ऑल द चीफ मिनिस्टर, जो कि सारी चीजें होती हैं वो चीफ मिनिस्टर के कहने पे होती हैं, और अगर आप देखेंगे लाइमलाइट में चीफ मिनिस्टर ही रहते हैं। लेकिन वंस द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड, वहां पर रोल आ जाता है गवर्नर का, बिकॉज ही देन सॉर्ट ऑफ बिकम्स अ चीफ मिनिस्टर और द मेन एग्जीक्यूटिव हियर। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो रहेंगे ही नहीं, तो डेफिनेटली उनके ऑफिस के होने का यहां सवाल ही नहीं उठता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है साबरीमाला टेम्पल को लेकर, और अभी आपने देखा होगा साबरीमाला को लेकर ही, इसी का एग्जांपल लेकर ही हम फंडामेंटल राइट्स जो है अपनी 200 डेज की सीरीज में कर रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या पूछा हुआ है। साबरीमाला टेम्पल को लेकर पूछा है कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है द टेम्पल इज लोकेटेड एट नागरहोल टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे टेम्पल जो है नागरहोल टाइगर रिजर्व के अंदर लोकेट करता है। पिलग्रिमेज टू द टेम्पल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एनुअल पिलग्रिमेजेस इन द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया के अंदर जितनी ये यात्राएं करी जाती हैं उसमें ये अपने आप में सबसे बड़ी यात्रा है। देन द अयप्पा टेम्पल इज ओपन फॉर वर्शिप ओनली ड्यूरिंग मंडला पूजा। तो यहाँ पे अयप्पा टेम्पल जो है वो किस चीज के लिए होता है? ओपन किया जाता है वर्शिप के लिए, सिर्फ मंडला पूजा के लिए। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए, तो रिसेंटली कोविड-19 की वजह से काफी सारे केसेस जो हैं वो भी केरला में निकल रहे हैं। तो यहाँ पे टीडीबी जो है, टीडीबी क्या है, ट्रावनकोर देवस्थानम बोर्ड, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि जो एनुअल फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं 1250 से ज्यादा टेंपल्स के अंदर, उसको इस बार थोड़ा सा रेगुलेट किया जाएगा। चलिए, उसी को लेकर सबरीमाला टेंपल का भी जिक्र हुआ था और ये न्यूज आई थी। बात करते हैं लोकेशन की, तो यस, द टेंपल इज लोकेटेड एट द पेरियर टाइगर रिजर्व ऑन द हिल टॉप, मैं अभी मैप पे भी दिखाऊंगा, इन द वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में पेरियर टाइगर रिजर्व में लोकेट करता है। तो यहाँ पे नागरहोल जो दिया है इनकरेक्ट दिया है। पिलग्रिमेज जो होती है वन ऑफ द लार्जेस्ट होती है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। देखिए, अयप्पा टेंपल को वर्शिप के लिए कब ओपन किया जाता है, बेसिकली मंडला पूजा, जो कि 15 नवंबर से 26 दिसंबर तक चलती है, इस पीरियड में वर्शिप के लिए इसे ओपन किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है, डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे देखिए आप एक बार लोकेशन इसकी, ठीक है, तो वेस्टर्न घाट में केरला में फॉल करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। पूछ रहा है गुरुद्वारा रकबगंज साहिब कहां पर लोकेट करता है, अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्यों था वो तो देखेंगे, बट पहले पंजाब, हिमाचल, बिहार, न्यू दिल्ली, सोचिए। चलिए, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, उन्होंने गुरुद्वारा रकबगंज साहिब जो है न्यू दिल्ली के अंदर, उसे विजिट किया है ऑन द ओकेजन ऑफ 400th प्रकाश पर्व ऑफ गुरु तेग बहादुर ऑन संडे, ठीक है। तो अभी ये रिसेंट विजिट करी गई थी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, इसी वजह से ये जो लोकेशन है इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये जो रिलीजियस प्लेस है एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। काफी ब्यूटीफुल है, देख सकते हैं आप यहां पर। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोस्टल सर्वेलेंस। कोस्टल सर्वेलेंस को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, कौन सा कथन आपका सही है। अंडर फेज 1 ऑफ द सर्वेलेंस प्रोजेक्ट, हमारा एक सर्वेलेंस प्रोजेक्ट है जिसके फेज 1 में 46 कोस्टल सर्वेलेंस रेडार्स जो है, साथ में ही इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर जो है वो सेटअप किए जाएंगे। प्रोजेक्ट जो है एग्जीक्यूट किया जाएगा बाय इंडियन कंपनीज, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री भी रहने वाली है, और इसके अलावा वेरियस इंडियन कंपनीज जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। अंडर इट 4 मोबाइल सर्वेलेंस स्टेशन जो है वो भी सेटअप किए जाएंगे और 2 वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को भी यहां पर इंटीग्रेट किया जाएगा। सोचिए। चलिए, देखिए हमारा जो कोस्टल रीजन है कुछ इस तरीके से, और अगर आपको याद हो 26/11 में जो टेररिस्ट आए थे, कहां से आए थे, वो पानी के रास्ते ही आए थे। इसी वजह से कोस्टल एरिया को सिक्योर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज एज इंपॉर्टेंट एज सिक्योरिंग द बॉर्डर्स। तो यहाँ पे इनको सिक्योर रखना भी काफी जरूरी है। देयरफॉर यहाँ पर बात करी जा रही है कि कोस्टल रेडार हम इस तरीके से बनाने की कोशिश करें कि रियल टाइम मॉनिटरिंग करी जा सके और रियल टाइम डेटा जो है वो प्रोवाइड किया जा सके, इवन हाई सीज के अंदर भी। अगर कोस्टल रीजन है इसके आसपास, तो इवन काफी दूर वाले एरियाज के अंदर भी हम जो है नजर रख पाए और रियल टाइम डेटा जो है वो प्रोवाइड कर सके, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सके और साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके। इसी वजह से कहा गया कि सिर्फ हम इंडिया में नहीं, जो आसपास के हमारे रीजन्स हैं, जैसे मालदीव्स हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश, वहां पर भी अपने रडार सेटअप करने वाले हैं ताकि हमारी जो रीच है वो काफी बढ़ सके। देखिए, हमें मालदीव्स, म्यांमार, बांग्लादेश से तो खतरा नहीं है, लेकिन दूसरे ऐसे पड़ोसी देश हैं जो कि पानी के रास्ते हम पे अटैक कर सकते हैं। तो ये जो हमारी फ्रेंडली नेशन है, चाहे वो म्यांमार हो, मालदीव्स हो, बांग्लादेश हो, इनसे रिलेशन हमारे अच्छे हैं। हो सकते हैं आगे आने वाले टाइम में श्रीलंका भी इसमें शामिल हो जाए, वहां पर भी हम अपने रडार लगाने वाले हैं ताकि रियल टाइम बेसिस पे हमें डेटा मिल सके। और रियल टाइम बेसिस पे अगर हम मॉनिटरिंग कर पाएंगे तो अपनी कंट्री की प्रोटेक्शन अच्छे से कर पाएंगे और किसी भी तरीके का इमिनेंट थ्रेट अगर आता है तो उस पर इमीडिएटली एक्शन ले पाएंगे। तो यहाँ पे फेज 1 के अंदर 46 कोस्टल सर्वेलेंस रडार बनाए जाएंगे या लगाए जाएंगे, तो ये पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक है। और अगर थर्ड स्टेटमेंट पे है तो 4 मोबाइल सर्वेलेंस स्टेशन जो है वो भी सेटअप किए जाएंगे, जिसके साथ 2 वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे, जो कि आपकी स्टेटमेंट गलत है। प्रोजेक्ट जो है कौन एग्जीक्यूट करने वाला है, सी द प्रोजेक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय इंडियन कंपनीज, नो डाउट, लेकिन इसके साथ साथ जो मेजर कंपनीज है वो है बेंगलुरु बेस्ड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, ना कि RIL। इट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो इसमें लीड इंटीग्रेटर का रोल निभाएगी। तो यहां पे रिलायंस का नाम जो दिया है दैट इज इनकरेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, सो क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की जो सीरीज है, आप इसे exam.network.com पे चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। यू गेट एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, राइट फ्रॉम एनसीईआरटीज टू योर स्पेशल बुक्स। आपकी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स होती हैं, एनसीईआरटीज से लेकर आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स तक, सारी चीजें इसमें लेक्चर वाइज जो है वो कवर करी गई हैं और साथ में इसमें एमसीक्यूज जो है वो भी कवर किए जा रहे हैं, जो कि यूपीएससी एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि वरासत के बारे में है। पूछा गया, वरासत कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय,
तो यहां पे किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, यूपी या फिर गोवा? सोचिए। चलिए, तो विरासत वैसे देखिए हिंदी शब्द है, तो आप समझ सकते हैं कि चांसेस कम होंगे कि आंध्र प्रदेश के अंदर या गोवा के अंदर इसे यूज किया गया होगा। इवन गुजरात के अंदर भी चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। आंसर वैसे हमारा यहाँ पर हिंदी बेल्ट का जो हमारा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। अब यूपी गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च क्यों किया होगा? विरासत नाम से क्या समझ में आता है? विरासत से विरासत का वैसे मतलब मैं आपको बताऊं तो होता है इनहेरिटेंस, ठीक है। पर यहां पे लैंड रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं उनको दूर करने के लिए ये पर्टिकुलर कैंपेन जो है लॉन्च किया गया। देखिए रूरल एरियाज में ना लैंड और प्रॉपर्टी को लेके काफी इश्यूज होते हैं, ठीक है। किसका खेत कहां खत्म हो रहा है, किसका खेत कहां शुरू हो रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर भी, क्योंकि उतने ज्यादा अच्छे से डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं होते हैं। इस वजह से काफी छोटे छोटे इश्यूज की वजह से जो लड़ाई झगड़े हैं वो भी होते रहते हैं। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए, इन सब चीजों से निजात पाने के लिए विरासत कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया, ताकि प्रॉपर्टी और लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट जो रूरल एरियाज में होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, उनको धीरे धीरे कम किया जा सके। ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम के बारे में। अभी हमने कोस्टल सर्वेलेंस की बात करी थी, अब हम बॉर्डर सर्वेलेंस पे आ गए। आपका डिफेंस वाला एरिया काफी यहाँ पे कवर हो रहा है। मेंस के अंदर ये पॉइंट जरूर लिखने हैं आपको, चाहे वो कोस्टल सर्वेलेंस को लेके हम जो वेरियस मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगा रहे हैं, रडार लगा रहे हैं, या फिर जो चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बीएसएस को लेकर फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इट इज एन ऑल वेदर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम। तो ये सभी तरीके के वेदर में काम करने वाला एक सिस्टम है। इट डिटेक्ट्स इंट्रूजन इन हार्श हाई एल्टीट्यूड सब जीरो टेम्परेचर एरियाज। तो यहां पे सब जीरो टेम्परेचर होता है तब भी इंट्रूजन को डिटेक्ट किया जा सकता है इस सिस्टम के द्वारा। इट इज डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के द्वारा इसे डेवलप किया गया। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है उन्होंने 3 नए सिस्टम जो है, जो कि डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किए गए, उन्हें यहां पे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को हैंड ओवर किया, ठीक है। इस वजह से पूरी न्यूज थी। बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम की बात करें तो यस, इट इज एन ऑल वेदर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। सेकंड, इवन सब जीरो टेम्परेचर के अंदर भी अगर कोई भी इंट्रूजन करने की कोशिश करता है, कोई भी घुसने की कोशिश करता है, तो उसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। बट it is not developed by IIT Madras. It is an all-weather electronic surveillance system successfully डिजाइन किया गया है किसके द्वारा? IRDE के द्वारा, that is इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट देहरादून के द्वारा। तो तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आंसर क्या होगा? बी नहीं, आंसर होगा सी, क्योंकि आपसे पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट करेक्ट वाली गलती मत करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है पूछ रहा है शिगेला इन्फेक्शन के बारे में। पूछा है कि बताएं इस इन्फेक्शन को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। चलिए, तो यहां पे आप अंडरलाइन करें पहले पर्टिकुलर टॉपिक को। इट इज अ ग्राम नेगेटिव नॉन मोटाइल बैसिलस। तो एक ग्राम नेगेटिव नॉन मोटाइल बैसिलस है। ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं। द बैक्टीरिया कॉजेज एन इन्फेक्शन कॉल्ड शिगेलोसिस। तो ये एक तरीके का बैक्टीरिया है जो कि एक इन्फेक्शन को कॉज करता है, जिसे क्या कहते हैं? शिगेलोसिस कहते हैं, हो सकता है। देन इट इज एन नॉन कंटेजियस। तो ये नॉन कंटेजियस है, मतलब छूने से फैलता नहीं है या फिर सेम बर्तन यूज करने से नहीं फैलता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कोझिकोड जो है वहां पर इन्वेस्टिगेशन किया है और शिगेला का आउटब्रेक, इन्फेक्शन का जो आउटब्रेक है वो वहां पर पाया गया, सिटी के अंदर बेसिकली पाया गया। इस वजह से ये पूरा आर्टिकल जो था वो दिया गया था, न्यूज में मेंशन किया गया था। अगर हम शिगेला की बात करते हैं, सो इट इज अ ग्राम नेगेटिव नॉन मोटाइल बैसिलस। बिल्कुल ठीक है। ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव मैंने बताया था, तो प्लीज मुझे 1 लाइन में बताइएगा ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में डिफरेंस क्या होता है, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। सेकंड, बैक्टीरिया जो है इन्फेक्शन कोज करता है जिसे शिगेलोसिस कहते हैं। तो यस, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी आपकी करेक्ट हो जाती है। बट इट इज हाईली कंटेजियस। अगर कोई इंडिविजुअल का जिसको ये पर्टिकुलर इन्फेक्शन है और वो एक टॉयलेट को यूज करता है और दूसरा इंडिविजुअल कोई उसी टॉयलेट को यूज कर लेता है, तो भी ये स्प्रेड हो सकता है। तो इतना ज्यादा कंटेजियस है, इतना जल्दी ट्रांसमिट होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट नॉन कंटेजियस वाली ये इनकरेक्ट हो जाती है। तो ये छूने से फैलता है, अगर सेम टॉयलेट यूज कर लिया जाए तो भी फैल सकता है और सेम बर्तन यूज कर लिया जाए तो भी फैल सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो शिगेला इन्फेक्शन क्या है? सो इंटेस्टाइनल डिसीज है जो कि फैमिली ऑफ बैक्टीरिया नोन एज शिगेला से होता है। सिम्टम्स दे रखे हैं, डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन भी यहां पर आपको दे रखे हैं। चलिए, बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट ये 3 फैक्ट्स है जो मैंने आपको बता दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है रिसेंटली रिहैब सेंटर फॉर मंकीज हैज बीन स्टार्टेड। अब देखिए, यूपीएससी में
इस तरीके के क्वेश्चन 100 में से कोई एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बट फिर भी हम उस चीज का रिस्क नहीं ले सकते हैं। आपको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। चांसेस इस तरीके के क्वेश्चन के पीसीएस ईपीएफओ में पूछने के ज्यादा होते हैं, वहां पे तो आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा चांसेस है इस तरीके के क्वेश्चन पूछने की। लेकिन यूपीएससी के अंदर कोई एक आधा क्वेश्चन ही आता है, बट फिर भी जानकारी के लिए हम उस एक क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ेंगे, उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सो बताएं कहां पे ये रिहैब सेंटर खोला गया है। चलिए, तो फर्स्ट रेस्क्यू एंड रिहैब सेंटर फॉर मंकीज को ओपन किया गया तेलंगाना के अंदर, और यहां पे अपने आप का यूनिक एक सेंटर है। इट इज द सेकंड सच फैसिलिटी फॉर द प्राइमेट्स इन द कंट्री। अपने आप में कंट्री के अंदर सेकंड फैसिलिटी है और तेलंगाना के लिए काफी यूनिक इनिशिएटिव है। सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के ऊपर है, पूछा गया। इसको लेकर दो स्टेटमेंट्स हैं, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इट इज अ फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विद स्टूडेंट्स, इनोवेटर्स, टेक्नोक्रेट्स एटसेट्रा फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। तो बेसिकली एक तरीके का फेस्टिवल है जिसमें इंडिया के जो वेरियस इनोवेटर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, उनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाएगा। सेकंड, इसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के साथ साथ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि देखिए IISF जो है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी एक इनॉग्रल स्पीच देने वाले हैं, और ये होने वाला है आज के दिन ही, और इसी वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये किया जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है तो ये क्वेश्चन पूछा आपसे जा सकता है एग्जाम के अंदर। यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस डॉक्टर हर्षवर्धन विल ऑल्सो बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन, तो वो भी वहां पे रहने वाले हैं। बात करी जाए ऑर्गेनाइज कौन करता है इसे, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ में इनके होता है विभा। विभा क्या है, विज्ञान भारती। ठीक है, सो यहाँ पे बिल एंड मेलिंडा गेट्स का रोल नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। बट यस, यहाँ पे जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, स्टूडेंट्स, इनोवेटर्स हैं इंडिया से, कहां पर, इंडियन अब्रॉड के अंदर, उनकी जो अचीवमेंट्स होती है उनको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, रेस्ट इज इनकरेक्ट। चलिए, तो यहां पे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं, बट रिवीजन को मिस नहीं करना है। 2 मिनट के अंदर आपको रिवाइज करना है, और यहां पे हमारी रिवीजन जो रहेगी, एक्टिव रिवीजन रहेगी। लाइव देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में साथ के साथ आंसर करिएगा। लेट्स सी पहले कौन करते हैं, एंड लेट्स सी कौन आंसर कर पाता है। पहले करना जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप कितनी जल्दी अपने ब्रेन को एक्टिवेट करके रिकॉल कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। तो पहले करना, जितनी जल्दी करेंगे वो भी अच्छी चीज है, बट एट द सेम टाइम अगर पहले नहीं भी कर पाते हैं तो भी आंसर करना भी जरूरी है, क्योंकि रिकॉल जब करेंगे इंफॉर्मेशन को, जो अभी हमने पढ़ा है, उससे आपके वो ब्रेन सेल्स और ब्रेन कनेक्शंस जहां पे आपने ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करी है, वो एक तरीके से रीएक्टिवेट होगी, जो कि एग्जाम के टाइम में आपको काफी हेल्प करने वाली है, बिकॉज आपकी एक परमानेंट मेमोरी के तौर पर ये सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट जो है स्टोर हो जाएंगे आपके। चलिए, शुरुआत में मैंने आपसे महानदी रिवर सिस्टम के बारे में पूछा था। मुझे ये बता दें, महानदी रिवर सिस्टम मैंने कहा था 3rd लार्जेस्ट है। मुझे 3 लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर जो इंडिया के अंदर है उनके नाम बता दे। फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है। लेट्स सी कौन आंसर करता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एनजीटी ने कहा है कि जो पर्टिकुलर एरिया है, जो फ्लड प्लेन जोन है, वहां पे डेवलपमेंट करोगे तो प्रॉब्लम होने वाली है, और यहां पे पैरादीप के थ्रू ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलता है, ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था आर्टिकल 356। जल्दी से मुझे बताएं पीसीएस क्या है, पीसीएस क्या है, जल्दी से मुझे बताएं। यस, प्रेसिडेंट रूल। सी से क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी, और एस से क्या है, स्टेट इमरजेंसी। चलिए, देन हमारा डिस्कशन हुआ था साबरीमाला टेंपल के ऊपर 15 नवंबर से 26 दिसंबर तक क्या होता है, जल्दी से मुझे बताएं। जब टेंपल के अंदर वर्शिप अलाउड किया जाता है, जल्दी से मुझे बताएं। अयप्पा टेंपल ओपन किया जाता है वर्शिप के लिए, दैट इज द मंडल पूजा, ध्यान रखिएगा। देन लोकेशन कहां है, जल्दी से मुझे बताएं। केरला के अंदर कहां पर, क्या बताया था, कौन सा घाट है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। यस, इट इज द वेस्टर्न घाट। और मुझे जल्दी से बताएं कौन सा यहां पर टाइगर रिजर्व था। हमने टाइगर रिजर्व की बात करी थी, कौन सा टाइगर रिजर्व है, नागरहोल है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, जल्दी से बताएं। इट इज पेरियर टाइगर रिजर्व। चलिए बताएं, गुरुद्वारा रकबगंज साहिब कहां पे लोकेट करता है, जल्दी से बताएं। अभी यहां पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने विजिट किया था 400th प्रकाश पर्व गुरु तेग बहादुर जी के पर्व के ऊपर जो सेलिब्रेट किया गया था। यस, इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। सही की था हमारा कोस्टल सर्वेलेंस के बारे में। तो जल्दी से मुझे बताएं, रिलायंस कंपनी नहीं थी, लेकिन कौन सी कंपनी थी, और कहां कहां पे हम ये सर्वेलेंस सिस्टम जो है सेटअप करने वाले हैं। आसपास की कंट्रीज के नाम भी बताएं,
कंपनी का नाम इट्स BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और आसपास हम मालदीव से लेके म्यांमार तक ये जो सिस्टम है अपना स्टैब्लिश करने वाले। देन वी डिस्कस्ड अबाउट क्वेश्चन नंबर 6, विरासत। जल्दी बताएं क्या चीज है ये विरासत और कौन से स्टेट का ये प्रोग्राम है? यस, ये जो प्रोग्राम है ये है यूपी का, और इसके अंदर बताया गया है कि जो जमीन के जो विवाद होते हैं, जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं, वो रूरल एरियाज के अंदर उनको कैसे कब किया जा सकता है, उसके लिए कैंपेन चलाया गया। फिर हमने बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम के बारे में बताया था। ये बताएं इसे लेके कौन आया, किसने डेवलप किया है, IRD कहां पे लोकेट करता है ये भी बताएं। इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने इसे बनाया है और ये लोकेट करता है देहरादून के अंदर, ध्यान रखिएगा। ऑल वेदर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट शिगेला इन्फेक्शन। क्या ये कंटेजियस होता है या नॉन कंटेजियस होता है? जल्दी से मुझे बताएं, सिंपली ये बता दें कंटेजियस है या नॉन कंटेजियस है। इट इज हाईली कंटेजियस। चलिए, देन वी डिस्कस्ड अबाउट रिहैब सेंटर मंकीज के लिए कहां बनाया गया है? यस, इट इज इन तेलंगाना। देन लास्ट में हमारा डिस्कशन हुआ था IISF के ऊपर, कौन यहां पे इनॉग्रल स्पीच देने वाला है, ये जल्दी से मुझे बता दें। यस, प्राइम मिनिस्टर जो है यहां पर इनॉग्रल स्पीच देने वाले, और ये भी मुझे बता दें कि कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व है और कौन सी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो यस, यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और विज्ञान भारती विभाग इसके अंदर इंक्लूडेड है। चलिए, तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, रिवीजन भी कंप्लीट हो गई है। आपको जो आंसर करना है वो है इंडिया एम्स 100% एलिमिनेशन ऑफ TB बाय, तो ट्यूबरक्लोसिस को 100% खत्म करना है। मैंने बताया था 3 चीजें, 2022, 2025, 2030, ये 3 काफी इंपॉर्टेंट साल हैं, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है इन 3 सालों के हिसाब से ही अपने टारगेट सेट करे। कुछ चीजें 2030 तक, कुछ 2025 तक, कुछ 2022 तक कंप्लीट करने की बात करी गई है। TB कब तक यहां पे एलिमिनेट किया जाएगा? 3 ऑप्शन आपके सामने, आंसर जरूर करिएगा। क्या इसका आंसर हमने कल डिस्कस किया था। चलिए, मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, मेंस का क्वेश्चन देखिए। मेंस के क्वेश्चन भी आप जानते हैं कि जो करंट में चीजें चल रही होती हैं उनसे लेकर ही पूछे जाते हैं। सो मैंने आपसे पूछा है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर इट टू बी इम्पोज्ड ओवर स्टेट्स। तो ऐसे क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं जिसकी वजह से इसे स्टेट के ऊपर इम्पोज किया जा सकता है, वो आपको बताना है। सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन अगेन क्योंकि करंट अफेयर्स का है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। और नेटवर्क UPSC के लिए मैं आपको बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज जो NCERT के जो वीडियोज है वो हम यहां पर डाल रहे हैं, और इवन आपका जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट आने वाला है वो भी आपको यहां पर अवेलेबल कराया जाएगा। तो इस पर्टिकुलर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। और लास्ट टाइम के जो हमारे विनर हैं वो हैं अंकुश। सो अंकुश ने करेक्ट आंसर किया। अंकुश, आप मुझे @prince_luthra पे बता दीजिएगा कि आपको जो PDF चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा, जितना भी क्यों ना आपने स्कोर किया हो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में वो स्कोर इंप्रूव होने वाला है। टेलीग्राम पे आपको जो PDF है वो 10 बजे पोस्ट करी जाती है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उनको PDF नहीं मिल रही है, तो अब 10 बजे देख सकते हैं। 10 बजे जो PDF है वो अपलोड कर दी जाती है। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू टुमारो। हैव अ नाइस डे।